कई बार बहुत अच्छे इरादों से बनाए गए कानून भी एक अजीब सी कानूनी उलझन बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एक नए नियम के साथ, जिसे छात्रों को भेदभाव से बचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने ही उस पर रोक लगा दी। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट किसी कानून के बारे में कहती है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है और ये अस्पष्ट है। जब सुप्रीम कोर्ट ये शब्द इस्तेमाल करती है तो ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं होती, ये एक बहुत गंभीर चेतावनी होती है। और यही इस पूरे विवाद का केंद्र है। अब देखिए, इसका मकसद तो बहुत नेक था। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के 2026 के नियमों का लक्ष्य था कि हमारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हर तरह का भेदभाव खत्म हो। लेकिन हुआ ये कि इन नियमों पर ही संवैधानिक सवाल उठ खड़े हुए। तो चलिए समझते हैं कि इन नियमों में ऐसा क्या था जो अदालत को खटक गया। तो चलिए इस कानूनी जांच पड़ताल में आगे बढ़ते हैं। पहला सुराग हमें मिलता है इन नियमों की बुनियाद में ही, यानी उनकी परिभाषा में। अदालत को जो पहली बड़ी गड़बड़ दिखी वो यहीं से शुरू होती है। और समस्या की जड़ आखिर है क्या? समस्या ये है कि इन नियमों में भेदभाव की एक नहीं बल्कि दो अलग परिभाषाएं दे दी गई हैं। और जब एक ही चीज के लिए दो परिभाषाएं हों तो भ्रम पैदा होना तो खैर लाजमी है। यहाँ एक दिलचस्प तुलना है। एक तरफ भेदभाव की परिभाषा बहुत व्यापक है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग सब कुछ आ जाता है। लेकिन फिर एक अलग से परिभाषा है जाति आधारित भेदभाव की, जो केवल जाति पर और कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित है। तो सवाल ये उठता है कि जब पहली परिभाषा में जाति पहले से ही शामिल थी, तो इस दूसरी अलग परिभाषा की आखिर जरूरत ही क्या थी? और बिल्कुल यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा। अदालत का कहना है कि इस दूसरी ज्यादा संकीर्ण परिभाषा का कोई ठोस आधार या रेशनल नेक्सस नजर नहीं आता। अगर एक अलग श्रेणी बनाई भी है तो उसके लिए कोई अलग प्रक्रिया भी तो होनी चाहिए थी, जो यहां पर नहीं है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जो इस मामले को और भी पेचीदा बना देता है। अदालत ने पाया कि ये नियम शायद कुछ सबसे जरूरतमंद लोगों को ही सुरक्षा के दायरे से बाहर कर रहे हैं। देखिए, नियमों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का तो जिक्र है, लेकिन अति पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों का कोई सीधा उल्लेख नहीं मिलता। ये वो समुदाय हैं जिन्हें अक्सर सबसे ज्यादा हाशिए पर माना जाता है। तो अदालत की चिंता यह है कि क्या इन नियमों ने अनजाने में सबसे ज्यादा कमजोर लोगों को ही छोड़ दिया है? अब बात उस मुद्दे की जिसे अदालत ने शायद सबसे ज्यादा गंभीर माना। ये जुड़ा है एक ऐसे शब्द के इस्तेमाल से जिसका इतिहास काफी विवादास्पद रहा है। इन नियमों में एक जगह पर पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यह शब्द सुनते ही एक तरह से खतरे की घंटी बजती है। अदालत का ध्यान इसी एक शब्द पर गया और इसकी वजह बहुत गहरी है। तो सबसे बड़ी चिंता यहां पर यह है कि इस शब्द का गलत मतलब निकाला जा सकता है। हो सकता है कि इरादा अच्छा हो, आवंटन को निष्पक्ष बनाने का हो, लेकिन क्या ये शब्द अनजाने में समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने का रास्ता खोल सकता है? क्या ये हमारे संविधान की भाईचारे और एकता की भावना के खिलाफ जा सकता है? अदालत ने अपने सवालों में सेपरेट येट इक्वल यानी अलग लेकिन बराबर की अवधारणा का भी जिक्र किया। ये वाक्यांश ऐतिहासिक रूप से नस्लीय और जातीय अलगाव को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल होता रहा है, और अदालत इसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही थी। और अब हम पहुंचते हैं इस मामले के आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले सुराग पर। एक ऐसा प्रावधान जो पहले के कानून में था, वो इन नए नियमों से रहस्यमयी तरीके से गायब है। अगर 2012 के नियमों को देखें तो उसमें रैगिंग को साफ तौर पर भेदभाव का एक रूप माना गया था, लेकिन 2026 के नए नियमों से उसे हटा दिया गया है। तो सवाल यह है कि ये एक कदम आगे बढ़ना हुआ या दो कदम पीछे जाना? और अदालत का आखिरी सवाल भी यही है। क्या रैगिंग जैसे गंभीर मुद्दे को हटा देना समानता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है? क्या इससे रैगिंग के शिकार हुए छात्रों के लिए इंसाफ पाना और भी मुश्किल हो जाएगा? तो इन चार बड़े सवालों के बाद अब हम कहां खड़े हैं? चलिए संक्षेप में देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या होने वाला है और इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 2026 यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस पर फिलहाल रोक लगा दी है। जब तक इन गंभीर सवालों की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती, तब तक ये नियम लागू नहीं होंगे। तो अब सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। उन्हें इन चार बड़े सवालों का जवाब ढूंढना है। पहला, वो भ्रमित करने वाली दूसरी परिभाषा। दूसरा,
क्या कुछ सबसे कमजोर वर्गों को छोड़ दिया गया है? तीसरा, उस पृथक्करण शब्द का खतरा। और चौथा, रैगिंग को क्यों हटाया गया? इन्हीं पर इन नियमों का पूरा भविष्य टिका है। और आखिर में हम सबके सामने ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये मामला हमें याद दिलाता है कि समानता और न्याय के लिए कानून बनाना कितना नाजुक और जटिल काम है। असली चुनौती तो यही है कि नए बंटवारे पैदा किए बिना समाज में बराबरी और निष्पक्षता कैसे लाई जाए।